जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है रिलीजियस आइडियाज़ एंड कैपिटलिज्म। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से कैल्विन ने रिलीजन और कैपिटलिज्म को कनेक्ट किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैक्स वेबर ने बोला था कि उस ज़माने में कैपिटलिज्म के इमर्जेंस में रिलीजन का किस तरह का प्रभाव था। ठीक है जी। आज का हमारा मीन्स का सवाल है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर इज द रोल ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस आइडियाज इन द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। सो इंट्रो में हम देखेंगे कि रिलीजन कितना पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन हैं लाइक फैमिली, स्कूल्स, कॉलेजेस, उसके बाद हॉस्पिटल्स, उसके बाद बैंक्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी है। रिलीजन के ऊपर हम लोग एक अलग से हमारा सोशियोलॉजी में टॉपिक है, वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इंडियन रिलीजन के ऊपर भी है, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो बहुत मज़ा आने वाला है उसमें। तो यहाँ पे मैक्स वेबर के क्या व्यूज़ है वही डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो इंसान की लाइफ पे बहुत गहरा असर छोड़ता है या प्रभाव डालता है। Religion, being a pervasive and universal institution, is deeply rooted in human beings. It is not just a strict institution but also exerts a tremendous influence upon all other institutions. Therefore, many sociologists and anthropologists, including Weber, were fascinated by the mystical side of religion. Religion इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस पे बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, धर्म के हिसाब से ही जो है लोग कुछ काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई किसी का देहांत होता है तो वो जिस धर्म का होता है उसी धर्म के अकॉर्डिंग उसका रिचुअल्स किया जाता है, क्रिमेशन सेरेमनी। अगर आप हिंदू हो तो आपको जलाया जाएगा, अगर आप मुसलमान हो तो आपको दफनाया जाएगा, अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपको दफनाया जाएगा। तो ठीक उसी तरह से हर धर्म के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, उस हिसाब से उसको किया जाता है। नॉट ओनली दिस, हर चीज़ में हर धर्म के रिचुअल्स होते हैं और जो बंदा जिस धर्म में जन्म लेता है या फिर जिस धर्म को एक्सेप्ट करता है उस धर्म के अकॉर्डिंग उसे चलना होता है। अगर आपको इसके बारे में फिल्म्स वगैरह देखनी है तो पीके मूवी और ओएनजी मूवी है, उसमें बहुत डिटेल तरीके से अच्छी तरह से दिखाया गया है, आप वो दोनों मूवीज़ देख सकते हो। सो कमिंग ऑन टू द एसेंस ऑफ स्टडी, Weber suggested that the Protestant institution and its ethics have played an important role in the development of their economy. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म बुक में किस तरह से बताया था कि एक श्रेणी ऑफ लोग जो थे वो ट्रेडिशनल चर्च से हट गए थे। दे प्रोटेस्टेड एंड दैट्स वाई दे वर नोन एज द प्रोटेस्टेंट ग्रुप। जिनमें से बहुत बड़े बड़े पावरफुल लीडर्स थे लाइक मार्टिन लूथर, कैल्विन। वो लोग निकल के आए थे कि हम नहीं मानते चर्च के रूल्स को, एंड उन्होंने अपना अलग ही ग्रुप बना लिया था और उन्होंने कैपिटलिज्म पे बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था बिकॉज दे वर वेरी पावरफुल। दे वर ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, पैसे बहुत थे उनके पास, है ना। This idea of Weber has been beautifully described in his highly acclaimed book Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया, आप लोग देख सकते हो। His study promulgates that how far a particular sect of religion can influence the economic behavior of its followers. एक सेक्ट या एक रिलीजन अपने जो है फॉलोअर्स की इकोनॉमिक बिहेवियर मतलब किस तरह से वो पैसों को अर्न करता है, किस तरह से वो खर्च करता है, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है। रिलीजन जो है अपने फॉलोअर्स के इकोनॉमिक बिहेवियर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है। रिलीजन के अकॉर्डिंग जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो पैसों को अर्न करते हैं और पैसों को खर्च करते हैं। इकोनॉमिक बिहेवियर उनका रिलीजन बहुत हद तक डिटरमाइन या कंट्रोल करता है। ये वेबर ने स्टडी किया था और इस बुक में दर्शाया भी है। Weber's main concern was to what extent religious conception of the world of existence have influenced the economic behavior of various societies and especially the Western society. Weber ने काफ़ी comparative study किया है
चाइना के रिलीजन में, फिर इंडिया के रिलीजन में, फिर जैनिज़्म में, फिर जुडाइज़्म में, तो बहुत सारे रिलीजियस बिहेवियर्स में जो है वेबर ने कंपैरेटिव स्टडी किया है, जिसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिलीजन क्या है। रिलीजन का एक बेसिक डेफिनेशन बताते हैं, फिर इकोनॉमी का बेसिक डेफिनेशन बताते हैं, फिर इन दोनों में रिलेशनशिप कैसे बनता है वो दिखाते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। Then we mean a set of ideas and beliefs about the supernatural and its impact on the lives of human beings. Religion क्या है? एक set of guidelines है, एक set of ideas है, beliefs है, which is directed by the supernaturals। और आप जब प्रॉब्लम में होते हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के प्रॉब्लम, जब कुछ समझ में ना आए तो क्या करते हो? भगवान बचा लो प्लीज़, इस बार बचा लो, मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी। तो आप कुछ भी उल्टी सीधी मतलब शर्त रख के, भगवान को रिश्वत दे के, कुछ भी करके, भगवान मुझे बचा लो, इस प्रॉब्लम से निकाल लो, तो आप किसका नाम लेते हो? भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, इनका ही लेते हो, राइट। रिलीजन क्या है? हम सबको ये प्रोग्राम किया गया है, एक मिस्टिकल फोर्स है जो हमें गाइड करता है, जब हम मुसीबत में होते हैं हमें बचाता है, चाहे उसे आप भगवान कहो, यूनिवर्स कहो, एंसेस्टर्स कहो, स्पिरिट गाइड्स कहो, व्हाटएवर यू से। Human beings have always been confronted with certain problems and crises which seem to defy logical explanation. Religious beliefs give meanings to life. They provide certain guidelines of behavior, certain codes of conduct, which individuals are expected to follow. अगर हम हिंदू धर्म में की बात करें तो भगवद गीता, दे आर क्या है भगवद गीता? कृष्ण की कही हुई गाइडलाइंस, जिसमें कर्म के बारे में लिखा हुआ है, धर्म के बारे में लिखा हुआ है। श्री कृष्ण ने किस तरह से अर्जुन को बोला था, धर्म क्या है, कर्म क्या है, दैट इज़ भगवद गीता। ठीक उसी तरह से अगर आप वेदास के बारे में करो, दे आर ऑल्सो ए सर्टेन सेट ऑफ गाइडलाइंस या कोड ऑफ कंडक्ट। तो बाकी सारे रिलीजियस बुक्स भी आप अगर देख लो, कुरान देखो, बाइबल देखो, दे आर सेट ऑफ गाइडलाइंस जो मिस्टिकल पावर्स है उन्होंने बताया है कि मानव धर्म को किस तरह से चलना चाहिए। दे आर ए सेट ऑफ गाइडलाइंस, ओके, जो इंसानियत पे हमें मतलब रखता है, इंसानियत को बचाए रखने के लिए गाइडलाइंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? पैसा, बेसिकली पैसा, ओके। इकोनॉमी मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ है जो हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। और रोटी, कपड़ा, मकान को कैसे हम कमाते हैं और कैसे हम खर्च करते हैं, तो दैट कंट्रीब्यूट्स बेसिकली टू द इकोनॉमिक सिस्टम, दैट कंट्रीब्यूट्स बेसिकली टू द इकोनॉमी। रोटी, कपड़ा, मकान मतलब सर्वाइवल के लिए जो भी चाहिए उसको आप कैसे कमाते हो, मतलब बेसिकली पैसे कैसे कमाते हो या कैसे खर्च करते हो, दैट कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक सिस्टम, राइट। अब हम देखेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड इकोनॉमी। इसको एक सिंपल से एग्जांपल में पहले देखते हैं। मान लीजिए ये एक बहुत टिपिकल गांव में पंडित जी हैं, ठीक है, जो पूजा पाठ करते हैं मंदिर में, पंडित जी हैं, एंड उनको कोई तो मैल न्यूट्रिशन हो गया है, बहुत बीमारी, और उनको डॉक्टर ने बोला है कि अगर आपको सर्वाइव करना है देन यू हैव टू बी ऑन एनिमल प्रोटीन, आप प्लांट प्रोटीन पे नहीं रह सकती, यू हैव टू टेक नॉन वेज लाइक फूड, मीट एंड मीट, चिकन और मटन, एनी काइंड ऑफ मीट। तो ये बोलते हैं कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो अदरक मतलब लहसुन भी नहीं खाता हूँ, तो मैं तो छू भी नहीं सकता, मैं तो सोच भी नहीं सकता। तो ही सेड कि मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन मैं ये अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करूँगा, राइट। तो यहाँ पे सीन ये है कि ये जो पंडित जी हैं इनकी पूरी फैमिली इनकी अर्निंग्स पे चलती है। तो अभी अपन उनकी फैमिली की इकोनॉमी पे ही देखते हैं। इनकी पूरी फैमिली की अर्निंग, मतलब इनकी पूरी फैमिली, ही इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ हिज फैमिली, ठीक है, और ये इनकी वजह से इनकी पूरी फैमिली चलती है। तो अगर ये मर गए, इनको कुछ हो गया, तो उनकी फैमिली भी सर्वाइव करेगी, इनकी पूरी ओवरऑल फैमिली की इकोनॉमी सफ़र करेगी। तो ये क्यों नहीं खाएंगे चिकन? क्योंकि इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमी एंड रिलीजन। किस तरह से हमने अभी घर हाउस होल्ड के स्केल में देखा। अभी अगर अपन ये पूरा ओवरऑल सिटी के कंडीशन में देख, फॉर एग्जांपल एक सिटी में, इंडिया की ही बात ले लेते हैं। इंडिया में जो है, अगर
जनरली बीफ खाना जो है वो मना होता है इंडिया में, वो नहीं खाते हैं, मतलब कम लोग अवॉइड करते हैं, तो बीफ नहीं खाते हैं। तो अगर ये बीफ खाना स्टार्ट कर दे लोग, तो यहाँ पे अगर इकोनॉमी बढ़ जाएगी, इकोनॉमी मतलब में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि बीफ खाते हैं तो लोगों में स्ट्रेंथ आएगी, मतलब उनकी मसल पावर बढ़ेगी, यू नो दे विल बी मोर प्रोडक्टिव टू वर्क, तो ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन लोग बीफ नहीं खाएंगे क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध है। तो कहने का मतलब है, दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमी एंड कैपिटलिज्म, economy and religion. Religion plays a significant role in boosting up or downgrading the economic system, right? ये रिलेशन है बिटवीन रिलीजन एंड कैपिटलिज्म। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग ये लिख सकते हो। अब हम देखेंगे कि वेबर ने किस तरह से कंपैरेटिव स्टडी किया था बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, राइट? बिटवीन द रिलीजन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज विच इंक्लूड्स द हिंदुज़म, फिर जुडियज़म, फिर चाइना का जो रिलीजन है दैट इज। वेबर tried to establish relation between religious ethics on the one hand and the economic behavior on the other. Weber also tries to substantiate or validate these ideas with the help of comparative studies of various world religions of ancient China, India and Palestine. इसमें से जो हिंदुइज़म इन इंडिया है, क्योंकि हम लोग इंडिया के रिलीजन को अगर देखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी आप लोगों को लिखने में भी, क्योंकि बाकियों के रिलीजन से हम रिलेट नहीं कर पाएंगे, इंडियन रिलीजन से हम रिलेट कर पाएंगे तो याद नहीं भी होगा, तो लिख सकते हैं, राइट? तो इसलिए मैंने सिर्फ इंडियन का रिलीजन ही लिया है एंड हिंदुज़म लिया है। आप इस्लाम और इस्लाम का रिलीजन भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो कुछ भी, लेकिन मैंने हिंदुज़म लिया है तो कन्वीनियंट होगा। So Hinduism in India, Weber expressed a strictly negative attitude while dealing with the religion of India towards the possibility of rational capitalism existing within the ethos of Hinduism. वेबर ने जो है हिंदुज़म में जो एथिक्स लिखे हुए थे, जो गाइडलाइंस लिखे हुए थे, उसका विरोध जताया था एक तरीके से। उन्होंने बोला था कि हिंदूज़ जो है, इंडिया में हिंदूज़ जो है वो बैकवर्ड है अपने धर्म की वजह से। क्योंकि हिंदूज़ में क्या होता है, उन्होंने अकॉर्डिंग टू वेबर, दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं खुद भी मतलब हिंदुज़म, मतलब मैं सारे धर्म को मानती हूँ, लेकिन ये सारे जो ये वीडियोज़ है, ये ओपिनियन है, ये वेबर के ओपिनियन है, सोली मेरे नहीं हैं। तो वेबर के अकॉर्डिंग क्या था कि हिंदूज़ जो थे इंडिया में उस ज़माने में, उनके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आता था तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग फॉर द प्रॉब्लम दे वर लाइक, ये तो हमारे कर्मों का फल है, जो हमने किया हुआ है हम उसके कर्म की सज़ा भुगत है। दे वर नॉट रेडी टू वर्क हार्ड। अगर वो उनको गरीबी रखा जाता था तो दे वर नॉट ट्राई टू गेट रिच, ट्राई टू वर्क हार्ड। दे वर लाइक, हाँ ये तो हमारे कर्मों का ही फल है, हमें गरीब ही मरना है, यही हमारा पश्चाताप, यही हमारा कर्म है। तो दे वर लाइक दैट। इसी वजह से वो लोग बैकवर्ड है और प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, मेहनत नहीं कर पा रहे, कम्पीट नहीं कर पा रहे बाकी कंट्रीज से। ऐसा वेबर का मानना था। दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू मी, हाँ, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू वेबर। Since one's present condition is believed to be the consequence of past deeds, Weber feels that Hinduism have no motivation to improve their economic condition. जैसे कि मैंने कहा कि हिंदुज़म जो था अकॉर्डिंग टू वेबर, वो लोग ये सोचते थे अगर वो किसी प्रॉब्लम में है, गरीबी दरिद्रता में है, तो दे वेयर ऑफ द थॉट कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल है। हम कर्मों की सज़ा भुगत रहे और हमें भुगतना है। वो इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, इसी वजह से वो हमेशा डाउनग्रेड, नीचे ही रहते थे, ऊपर बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे। ऐसा वेबर का मानना था। तो वेबर की इस रिलीजियस थियरीज के क्रिटिसिज्म भी बहुत की गई है। तो क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि Weber's thesis on Protestant ethic and the rise of spirit of capitalism has also been criticized on various accounts. Famous English historian R.H. Tawney has pointed out that the empirical evidence on which Weber's interpretation of Protestantism was based was too narrow. वेबर के जो
एम्पेरिकल एविडेंस थे ऑन हिज बुक वॉज टू नैरो। उन्होंने सारे डायमेंशंस को कवर नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ एक एस्पेक्ट को कवर किया था, इसी वजह से उन्होंने सिक्के के हर पहलू को कवर नहीं किया था। दिस वॉज अकॉर्डिंग टू अ क्रिटिक। Critics also point out that modern capitalism is no longer guided by inner worldly asceticism but hedonism. मॉडर्न कैपिटलिज्म जो है वो अभी इस ज़माने में इनर वर्ल्ड एस्थेटिज्म से गाइड नहीं करता बट हेडोनिज्म से गाइड कर, हेडोनिज्म से गवर्न कर। हेडोनिज्म मतलब जो सेंशुअल प्लेजर्स होते हैं, जो प्लेजर्स होते हैं जैसे कि शराब, सेक्स, इस तरह के जो प्लेजर्स होते हैं उसकी वजह से इंसान जो है पैसे कमाता है। पैसे क्यों कमाता है? ताकि वो लग्जरियस लाइफ जी सके, वर्ल्ड टूर कर सके, 5 स्टार होटल में जा सके, इस तरह से लाइफ के मज़े ले सके। तो यहाँ पे जो है पहले के टाइम से अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुका है। अभी के कैपिटलिज्म का मोटिव है टू अर्न अ लग्जरियस लाइफ, टू मूव टुवर्ड्स हेडोनिज्म। In this regards, it can be stated that Weber in his work was only concerned with one dimension of capitalism, that is the emergence of early capitalism and to link to the Protestant ethic. तो यहाँ पे वेबर ने सिर्फ अर्ली कैपिटलिज्म पे ही फोकस किया था, लेकिन अर्ली कैपिटलिज्म से अभी के जो कैपिटलिज्म में शिफ्ट हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए। अर्ली कैपिटलिज्म की कंडीशन कुछ और थी और अभी में कुछ और है, तो वो सारी थियरीज अभी में इम्प्लीमेंट नहीं होगी। दिस इज़ ऑल्सो अ क्रिटिक ऑफ दिस वेबर की जो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में। तो आगे हम अपनी कंक्लूजन की ओर। तो जैसे कि मैं कंक्लूजन एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, आपको जो समझ में आया अब तक वही आप लिख सकते हो। तो ये है हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।